हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस विनर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 में पार्ट 9 को 3 सवाल। आइए पढ़ेंगे, पार्ट की रीडिंग करेंगे, फिर हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। उसके बाद हम तो एक पार्ट 9 है, 3 सवाल जिसका नाम है। उसका पहला पेज खोल लीजिएगा और रीडिंग करिएगा। पहले हम पार्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, उसकी समरी समझेंगे। उसके बाद हम उसके प्रश्न उत्तर पे आएंगे। जब तक हम पार्ट को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम प्रश्न उत्तर कैसे कर पाएंगे। तो एक राजा था, वह बहुत समझदार और धुन का पक्का था। वह जो सोचता उसका हर ढूंढकर ही चैन लेता। किसी भी काम में अपनी पराजय उसे बहुत अखरती थी। वह सोचता क्या उपाय किया जाए जिससे कि वह कभी ना हारे। एक दिन उसके मन में 3 सवाल उठे। पहला सवाल था, किसी कार्य को करने का सही समय कौन सा होता है। दूसरा सवाल था, किसकी बात सुननी चाहिए और किसे टालना चाहिए। और सबसे बड़ा तीसरा सवाल था, सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है। ठीक है, तो 3 सवाल हो गए। आपने इन 3 सवालों का उत्तर पाने के लिए अपने इन 3 सवालों का उत्तर पाने के लिए राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई। जो भी इन 3 सवालों का उत्तर देगा उसे यथेष्ट पुरस्कार दिया जाएगा। यह घोषणा होते ही दूर दूर से लोग राजा के पास आने लगे। पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा, किसी कार्य को शुरू करने से पहले सोच लेना चाहिए कि कार्य कितने दिन या महीने में पूरा होगा। फिर कार्य करने का समय और तरीका निश्चित करना चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। ठीक समय पर कार्य पूरा करने का यही एक सही तरीका है। कुछ और लोगों का मानना था कि कार्य का समय निश्चित करना कठिन है, लेकिन बेकार के कार्यों में समय नष्ट ना करें। जो भी आसपास हो रहा हो उसे काम में लग जाएं। कुछ लोगों ने बताया, राजा अकेले प्रत्येक कार्य शुरू करने का समय कैसे निश्चित कर सकता है। राजा के पास सलाहकार होने चाहिए। उसकी सहायता से राजा निश्चित कर सकता है कि कार्य कब और कैसे किया जाए। लेकिन कुछ और लोग भी थे। उनका कहना था कि हर कार्य का समय पहले से सोचना कठिन है। आलस्य में समय ना बिताएं। जो भी काम सामने हो उसे पूरा कर लें। किसी ने कहा कि कभी कभी सलाह लेने का समय ही नहीं होता, जबकि जवाब तुरंत चाहिए। इसलिए उत्तर केवल जादूगर ही दे सकते हैं। बस वे जादू से सब कुछ जानकर राजा को बता देंगे। इसी तरह दूसरे सवाल के भी कई जवाब थे। कुछ लोगों का कहना था, राजा के लिए सलाहकार बहुत जरूरी होते हैं। कुछ पुजारी और कुछ वैद्य को जरूरी बता रहे थे। किसी राजा के लिए सबसे अधिक आवश्यक सैनिकों को माना। तीसरे प्रश्न के भी कई उत्तर थे। कुछ लोगों ने ज्ञान विज्ञान को सबसे जरूरी कार्य बताया, तो कुछ ने रणनीति और किसी ने दान धर्म को। सारे उत्तर अलग अलग थे। राजा को एक भी उत्तर सही नहीं लगा। राजा ने सुना था कि पास के जंगल में बरसों से एक साधु तप कर रहे हैं। वे केवल साधारण जनों से मिलते हैं। उनके ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक थी। अपने 3 सवालों का जवाब पाने के लिए राजा ने उनसे मिलने का निश्चय किया। दूसरे दिन राजा ने राजसी वस्त्र उतारकर साधारण कपड़े पहने कुछ अंगरक्षकों को लेकर साथ ले लिया। घोड़े पर सवार होकर राजा जंगल की ओर चल दिया। काफी देर बाद पेड़ों के झुरमुट में उसे एक साधु की झोपड़ी दिखाई दी। राजा ने घोड़े से उतर गया। उसने अंगरक्षकों को वहीं खड़े रहने का आदेश दिया और पैदल ही साधु के पास गया। राजा ने देखा, साधु बड़ी लगन से झोपड़ी के सामने की जमीन खोद रहे थे। उनका शरीर दुबला पतला था। कुदाल से खोदते समय वे जोर जोर से सांस ले रहे थे। राजा को पास आता देखकर साधु रुक गए। उन्होंने राजा का अभिवादन किया और फिर अपने काम में लग गए। राजा बोला, मैं आपके पास अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर पाने की आशा में आया हूँ। मैं पहला प्रश्न है, किसी काम को शुरुआत करने के लिए सही समय कौन सा है। दूसरा, मुझे कि लोगों की जरूरत सबसे ज्यादा है, मुझे किन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और तीसरा, या कैसे पता लगे कि आवश्यक कार्य क्या है, मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए। यह सवाल सुनकर भी साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। वे काम में जुटे रहे। राजा कुछ देर चुपचाप खड़ा देखता रहा। साधु कुदाल चलाते रहे, मिट्टी हटाते और हाँफ उठते। यह देख राजा का मन पसीज उठा। वह बोला, आप कुदाल मुझे दे दीजिए, कुछ देर खोद दूं। साधु ने चुपचाप कुदाल उसे थमा दी। खुद जमीन पर एक तरफ बैठ गए। 1 घंटा बीता, दूसरा घंटा बीता। राजा खोदता रहा। सूरज पेड़ों के पीछे छुपने लगा। जब कुदाल एक तरफ रखकर राजा साधु से बोला, मैं आपके पास 3 प्रश्न लेकर आया हूँ। आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। यदि आप मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं जानते तो मुझे बताएं, मैं लौट जाऊंगा। इतना सुनकर भी साधु चुप रहे। तभी किसी के दौड़कर आने की आवाज सुनाई दी। साधु ने कहा, आओ देखते हैं कौन आया है।
राजा ने मुड़कर देखा, एक आदमी दौड़ता हुआ वहीं आ रहा था। वह दर्द से करहा रहा था, उसके पेट में खून बहकर पैरों से गिर रहा था। राजा के पास आकर वह कुछ बुदबुदाया और बेहोश हो गया। राजा और साधु ने मिलकर उसे भूमि पर लेटाया, उसके कपड़े ढीले किए। उसके पेट में बहुत बड़ा घाव हो गया था। राजा ने उसका घाव धोकर पट्टी बांधी, पर वह पट्टी खून से भीग गई। राजा ने फिर से खून साफ किया और दूसरी पट्टी बांधी। 2-3 बार पट्टियां बदली, तब कहीं खून बहना बंद हुआ। उस आदमी की चेतना लौटी तो उसने पानी मांगा। राजा ने ताजा पानी लाकर उसे पिलाया। संध्या हो गई, हवा भी ठंडी हो चली थी। बाहर लेटा हुआ आदमी ठंड से कांप उठा। राजा और साधु ने मिलकर उसे झोपड़ी के भीतर सुलाया। वह आंखें बंद किए चुपचाप बिस्तर पर लेटा रहा। यह सब करते करते राजा बहुत थक गया था। धैर्य पर बैठते ही वह गहरी नींद में सो गया। दूसरे दिन सुबह उसकी आंख खुली। उस पहले तो उसे समझ नहीं आया कि वह कहाँ है, सामने लेटा हुआ बीमार आदमी कौन है। वह उसे एकटक देखता रहा। धीमी आवाज में उस आदमी ने कहा, राजा से कहा, मुझे माफ कर दीजिए। राजा पहले तो अचकचाया, फिर बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका शत्रु हूँ। आप मेरे भाई को फांसी की सजा सुनाई थी, आपकी संपत्ति जब्त कर ली थी, तभी मैंने आपसे प्रतिशोध लेने की कसम खाई थी। मुझे मालूम हुआ आप साधु के पास अकेले आए हैं। मैंने सोचा था जब आप वापस लौटेंगे तब मैं आपकी हत्या कर दूंगा, लेकिन पूरा दिन बीतने पर भी आप नहीं लौटे। जब मैं आपको खोजता हुआ इस तरफ आया तो आपके अंगरक्षकों ने मुझे पहचान लिया। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की और मैं बच गया। आपने मेरी भरम पट्टी ना की होती तो मैं मर ही गया होता। आपने मेरी जान बचाई है। अगर मैं जीवित बचा और आपने चाहा तो जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। मुझे क्षमा करें। सारी रात बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने अब सपने में भी नहीं सोचा था कि शत्रु इतनी आसानी से मित्र बन सकता है। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, उसे विश्वास दिलाया कि लौटकर वह उसकी देखभाल का पूरा इंतजाम करेगा। राजा झोपड़ी से बाहर आया, साधु के पास जाकर बोला, मैं अंतिम बार आपसे मिलने सवालों का हल मांग रहा हूँ। साधु घुटनों के बल बैठे उन क्यारियों में बीज बो रहे थे जिन्हें कल तैयार किया गया था। साधु ने सिर उठाकर राजा से कहा, राजन, तुम्हारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। राजा हैरान हुआ। उसने कहा, मैं समझा नहीं। साधु बोला, क्या तुम्हें मालूम नहीं? तुम समझ नहीं सके? अगर कल तुम्हारे मन में मेरे लिए दया ना आई होती तो तुम चले गए होते। तुमने ये क्यारियां तैयार न की होती तो मैं राह में आदमी तुम पर हमला करता। मेरे पास न रुकने के लिए तुम पछताते। जब तुम क्यारियां तैयार कर रहे थे तो वही सबसे सही समय था। तब सबसे महत्व का आदमी मैं था। उस समय मेरा काम सबसे जरूरी काम था। जब वह आदमी दौड़कर हमारे पास आया और हमने उसकी मरहम पट्टी की, वही सबसे सही समय था। अगर तुम उसकी मरहम पट्टी ना करते तो उसकी मृत्यु हो जाती। इसलिए उसे सही समय वही सबसे महत्व का आदमी था। तुमने सबके लिए जो भी किया उस समय वही तुम्हारा सबसे जरूरी कार्य था। याद रखना, सबसे सही समय वही होता है जब हमारे पास किसी भी तरह की शक्ति होती है। सबसे महत्व का आदमी वह होता है जिसके साथ हम होते हैं। कोई नहीं जानता कब क्या होगा। सबसे जरूरी काम है अपने सामने संकट में पड़े आदमी की सहायता करना। हमें इसलिए जीवन मिला है कि हम दूसरों के काम आए। इसी में जीवन की सफलता है। इतना कहकर साधु चुप हो गए। साधु का उत्तर पाकर राजा को संतोष हुआ। राजा ने आदर से उनको प्रणाम किया और उनसे विदा लेकर महल की ओर चल पड़ा। तो इसमें कुछ शब्द आए हैं जिनके हम मीनिंग्स देख लेते हैं। यथेष्ट यानी इच्छित, जितना चाहिए उतना। सलाहकार, सलाह या राय देने वाला। अंगरक्षक, सुरक्षा के लिए नियुक्त ये सिपाही। प्रतिशोध, बदला चुकाने की भावना से किया जाने वाला व्यक्तिगत काम। मन पसीज उठा यानी मन में दया का भाव उत्पन्न हुआ। रणनीति यानी कि युद्ध नीति। पहला सवाल है, राजा के मन में उठने वाले 3 सवाल क्या थे? तो अभी हमने पढ़े थे। राजा के मन में उठने वाले 3 सवाल निम्न थे। पहला सवाल है, किसी कार्य को करने का सही समय कौन सा होता है? दूसरा प्रश्न है, किसकी बात सुननी चाहिए और किसकी टालना चाहिए? ठीक है। तीसरा है, सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है? ठीक है। तो ये 3 प्रश्न थे जो राजा के मन में उठे थे। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, राजा ने साधु से मिलने के लिए क्या किया? तो उत्तर है, राजा ने साधु से मिलने के लिए अपने राजसी वस्त्र उतारकर साधारण कपड़े पहने। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, राजा का शत्रु उनका मित्र कैसे बन गया? तो
उत्तर है राजा ने घायल व्यक्ति का इलाज किया और वह ठीक हो गया। वह व्यक्ति राजा के कार्यों से खुश होकर उनका मित्र बन गया। घायल व्यक्ति ने होश आने पर अपने बारे में राजा से क्या बताया? उत्तर है घायल व्यक्ति ने राजा से बताया कि वह उन्हें मारने के लिए आ रहा था। राजा के अंगरक्षकों ने उसे देख लिया और किसी तरह वह जान बचाकर आया था। राजा को अपने प्रश्नों के क्रमशः क्या-क्या उत्तर मिले? उत्तर है राजा को अपने प्रश्नों के निम्न उत्तर मिले। पहला है जब वह क्यारियां तैयार कर रहे थे वही सबसे सही समय था। क्यारियां तैयार करते समय सबसे महत्व का आदमी साधु थे और घायल व्यक्ति का इलाज करते समय सबसे महत्व का आदमी घायल व्यक्ति था। उनकी बात सुनना अधिक आवश्यक था। तीसरा है घायल व्यक्ति की मरहम पट्टी करना सबसे आवश्यक कार्य था। ठीक है, तो इस तरह से तीनों के प्रश्नों के उत्तर मिल गए। सोच विचार बताइए। राजा की जगह अगर तुम होते तो साधु की कुटिया पर पहुंचकर क्या करते? घायल व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करते? तो पहले का उत्तर है साधु की कुटिया पर पहुंचकर अपने प्रश्नों के उत्तर मांगते। दूसरा है घायल व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करते? तो घायल व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करते अर्थात उसका उपचार करते। खा है आपके लिए सबसे जरूरी काम क्या है? आप इसे कैसा पूरा करेंगे? कैसे पूरा करेंगे? उत्तर है मेरे लिए सबसे जरूरी काम पढ़ाई करना है। इसके लिए अपने गुरुजनों के साथ साथ माता पिता की मदद लूंगा। ठीक है, अभी आप एक स्टूडेंट हैं, आप विद्यार्थी हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए सबसे जरूरी काम क्या है? आपकी जिंदगी में सबसे जरूरी काम है पढ़ाई करना। पढ़ाई में मदद लेने के लिए अपने टीचर का, अपने माता पिता, अपने बड़े भाई बहनों की हेल्प आप ले सकते हैं। ठीक है, अनुमान और कल्पना। यदि साधु ने तुरंत सीधे सीधे प्रश्नों का उत्तर दे दिया होता तो क्या होता? उत्तर है साधु ने यदि तुरंत प्रश्नों का उत्तर दे दिया होता तो उनको इसकी सही सीख ना मिल पाती। अब है भाषा के रंग। चौथा प्रश्न है नीचे लिखे उपसर्गों को जोड़कर शब्द बनाइए। उपसर्ग शब्द वो शब्द होते हैं जिनमें हम आगे शब्द जोड़ देते हैं तो एक सही शब्द बन जाता है, यानी कि जिसका कोई मतलब हो। प्रति प्लस शोध, तो इसमें प्रति उपसर्ग लगा है तो प्रतिशोध हो गया। प्रति प्लस कूल तो प्रतिकूल बन जाएगा। प्रतिबाद तो प्रतिबाद हो जाएगा। प्रतिदिन तो प्रतिदिन हो जाएगा। प्रतिघात तो प्रतिघात हो जाएगा। अब अनु प्लस चर है तो अनुचर हो गया। अनु प्लस करण हो गया तो अनुकरण हो जाएगा। इसमें हमने अनु उपसर्ग लगाया है। अनु प्लस कूल तो अनुकूल हो जाएगा। अनु प्लस बात तो अनुबाद हो जाएगा। अनु प्लस रूप तो अनुरूप हो जाएगा। इसलिए हमने उपसर्गों को जोड़ लिया। नेक्स्ट है नीचे लिखे अनुच्छेद में उचित स्थान पर विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो सारे उत्तर अलग अलग थे। पूर्वविराम आएगा। राजा को एक भी उत्तर सही नहीं लगा। पूर्वविराम आएगा। वह साधु के पास गया। फिर पूर्वविराम आएगा। उसने देखा साधु बड़ी लगन से जमीन खोद रहे हैं। फिर पूर्वविराम आएगा। पास जाकर राजा ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आएगा, मैं आपके पास अपने प्रश्नों के उत्तर पाने की आशा में आया हूं। फिर पूर्वविराम आएगा। मेरा पहला प्रश्न है। फिर कॉमा आएगा। प्रश्न है किसी कार्य को शुरू करने का सही समय कौन सा है? तो क्वेश्चन मार्क आएगा और इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको पूरा कर लेंगे बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। स्तंभ का में उपसर्ग तथा स्तंभ खा में कुछ शब्द दिए गए हैं, जोड़कर सार्थक शब्द बनाइए। उपसर्ग हैं अप, अब, आ, निर, प्र, सु। शब्द हैं जीवन, मान, गुण, यश, हरण, तार, बल, गमन, मल, दोष, आदर, हार, लेख, ख्यात, गम, पुत्र। तो वे शब्द जो मूल शब्द के पहले जोड़कर नया शब्द बनाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अति प्लस अधिक अत्याधिक हो जाएगा। ठीक है, अब हम शब्द बनाएंगे फटाफट। तो आजीवन आजीवन हो जाएगा। अब प्लस गुण अवगुण हो जाएगा। अपहरण तो अपहरण हो जाएगा। निर प्लस बल तो निर्बल हो जाएगा। निर प्लस मल तो निर्मल हो जाएगा। निर प्लस आदर तो निरादर हो जाएगा। निर प्लस आदर तो निरादर दो बार हो गया। सु प्लस लेख तो सुलेख हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। सु प्लस गम तो सुगम हो जाएगा। अप प्लस मान अपमान हो जाएगा। अप प्लस यश अपयश हो जाएगा। अब प्लस तार तो अवतार हो जाएगा। आ प्लस गमन तो आगमन हो जाएगा। निर प्लस दोष तो निर्दोष हो जाएगा।
आ प्लस हार तो आहार हो जाएगा, प्र प्लस ख्यात तो प्रख्यात हो जाएगा, सु प्लस पुत्र तो सुपुत्र हो जाएगा। इस तरह हम इनको पूरा कर लेंगे। अब है नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्दों को अक्षर जाल से खोजिए, इन्हें ऊपर से नीचे तक तथा दाएं से बाएं ढूंढ सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी ढूंढ दिए आपके लिए। तो पहला है पावक, घोड़ा, रसाल, जनक, कनक, इस तरह कमल, जलद, गगन, नीर, नव, अंबर, तारापति। अब इसमें भरेंगे, चंद्रमा का होता है तारापति, तारापति लिख देंगे, तारापति यहाँ है। इसमें अग्नि का पावक होता है, पावक लिख दिया हमने। अश्व का घोड़ा होता है तो घोड़ा लिख दिया, यहाँ पे घोड़ा ये रहा। आकाश का नभ, अंबर और गगन, तो गगन, नभ और अंबर तीनों हो गए। आम का रसाल होता है तो रसाल हो गया। मनुष्य का जन होता है तो जन हो गया, ये जन यहाँ पे सर्कल किया हुआ है। पानी का नीर होता है तो नीर हो गया, ये रहा नीर, ठीक है। कमल का पंकज होता है तो पंकज हो गया, ठीक है। पंकज हमने अभी ढूंढा था, ये रहा पंकज। इसको घेरा लगा लीजिएगा, इसको घेरा नहीं लगाया है, पंकज को घेरा लगा लेंगे, ठीक है। इस तरह से पंकज को भी घेरा लगा लेंगे, पंकज हो गया, ठीक है। सोना का कनक हो गया, कनक हो गया, इस तरह ये वाला हो जाएगा। आगे देखेंगे, पिता है तो जनक हो जाएगा, जनक ये यहाँ पर है जनक। बादल है तो जलद हो जाएगा, जलद यहाँ पर है, जलद है, जलद है, जहाँ मेरा पॉइंटर है वहां देखिए जलद, ठीक है। इस तरह हमने इससे समाजाल से शब्द खोज के इसमें लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर अगले पे। विवाह का भाषा के रंग है, विवाह का काम देखकर माँ का चेहरा खुशी से खिल उठा, खुशी से खिल उठा मुहावरा है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर बन जाती है और पढ़ने वालों को आनंद आता है। रिक्त स्थानों पर उचित मुहावरों का प्रयोग कीजिए। घोड़े बेचकर सोना, हाथ पैर फूलना, दांतों तले उंगली दबाना, सिर पर पैर रखकर भागना, पेट में चूहे कूदना, ठीक है। तो हम बनाएंगे इन मुहावरों से। तो सिपाही को देखकर चोर सिर पर पैर रखकर भाग गए, अचानक सामने शेर को देखकर उसके हाथ पैर फूलने लगे, पकवानों की महक नाक में आते ही पेट में चूहे कूदने लगे, नट को पतली रस्सी पर चलते देखकर लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली, परीक्षा समाप्ति के दिन वह घोड़े बेचकर सो गया, ठीक है। तो इस तरह हम इनके मुहावरे इनके सामने लिख देंगे बच्चों, जिनका अर्थ बने। नेक्स्ट है 4 का चा है। नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण शब्दों को छांटकर निर्धारित खानों में लिखिए। तो पहला है रसोइये ने अपनी मैली धोती नहीं बदली। क्या आप मेरी बड़ी बहन से मिली हैं? जो परिश्रम करेगा वही मीठे फल पाएगा। वह धीरे धीरे नदी के किनारे पहुंचा। छोटा बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब हम इनको अलग अलग कॉलम में भरेंगे, जो मैंने भर दिए हैं ऑलरेडी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। संज्ञा में आ जाएंगे रसोईया, धोती, बहन, परिश्रम, फल, नदी, किनारे और बच्चा। सर्वनाम में आएगा अपने, आप, मेरी, जो, वह। विशेषण में आएगा मैली, बड़ी, वही, मीठी, छोटा। क्रिया में आएगा बदली, मिली है, करेगा, खाएगा, पहुंचा, चिल्लाने लगा। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, यानी धीरे धीरे, जोर जोर से रोने लगा, ठीक है, धीरे धीरे चलने लगा, ठीक है। तो क्रिया की विशेषता बताए तो क्रिया विशेषण शब्द हो जाते हैं, ठीक है। अब है तुम्हारी कलम से। साधु की जीवन शैली पर 5 पंक्तियां लिखिए। तो लिखेंगे, साधु बहुत ज्ञानी थे, वे कई वर्षों से तप कर रहे थे, ठीक है। साधु केवल साधारण जनों से ही मिलते थे, वे बहुत परिश्रमी थे, उन्होंने राजा को उनके सारे प्रश्नों का उत्तर सीधे ना देकर व्यवहारिक अनुभव कराया, ठीक है। नेक्स्ट है पेड़ पौधों के बीच एक झोपड़ी का चित्र बनाना है। तो प्यारे बच्चों, ये ड्राइंग का है तो आप स्वयं करें। पहले आप पेड़ पौधे बना लें, उसके बाद बीच में आप एक झोपड़ी बना लें। अब है मेरे 2 प्रश्न। कहानी के आधार पर 2 सवाल बनाइए। तो पहला बनाएंगे, साधु किस प्रकार के लोगों से ही मिलते थे। दूसरा बनाएंगे, क्यारियां तैयार करने में साधु की मदद किसने की। नेक्स्ट है आखिरी, इस पाठ से मैंने सीखा, मैं करूंगी, मैं करूंगा। इसे पूरा करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कंटिन्यू अगर आपको ऐसे ही पढ़ना है। और सारी बुक्स के प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, क्लास 1 से लेके 5 तक
और आगे का कंटेंट अभी इस पे अपलोड कर दिया जाएगा चैनल पे। धीरे धीरे करके वीडियोस बढ़ते जाएंगे, तो आप पढ़ते रहिएगा, सीखते रहिएगा। तो हमेशा अपने देश का गौरव बढ़ाना चाहिए। मैं करूंगी या मैं करूंगा, तो मैं हमेशा अपने देश का गौरव बढ़ाऊंगा या बढ़ाऊंगी। ठीक है, तो इस तरह हमने पाठ को पूरा पढ़ लिया, पूरा प्रश्न उत्तर कर लिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, मुझे सपोर्ट करने के लिए भाई बहन को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ समझ ना आया हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं।